अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मैं जिन दिनों जियो टीवी में मुलाज़मत करता था, तो जब मुझे गामदी प्रोग्राम की होस्टिंग से हटकर जियो पाकिस्तान नामी मॉर्निंग शो को उसकी प्रोडक्शन करने का मौका मिला, तो उस शो को अब्दुल रऊफ़ साहब और मारिया मेमन होस्ट किया करते थे। तो एक दिन मैंने अपनी कोलीग को कहा कि मुझे सर सैयद अहमद ख़ान पर पैकेज बना दें। मेरी कोलीग ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मास कम्युनिकेशन में एमफ़िल किया हुआ था। और मुझे यकीन था कि वो इतनी लायक फ़ायक और इतनी काबिलियत की हामिल हैं कि वो सर सैयद अहमद ख़ान पर 3 से 4 मिनट का पैकेज आराम से बना लेंगी। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वो लोगों को फ़ोन करके बाकायदा सर सैयद अहमद ख़ान का मोबाइल नंबर माँग रही थी। तब मैंने अपना सर पकड़ लिया कि कैसे-कैसे लोग जो हैं मास कॉम की डिग्री लेकर आ जाते हैं। लेकिन आज जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे प्रोड्यूसर नहीं हैं, बल्कि वो काफ़ी पढ़े-लिखे प्रोड्यूसर हैं। और लाहौर में एक तवील अरसे तक वो मेरे कोलीग रहे और मैंने जब उनको दफ्तर में काम के अलावा देखा तो उनके हाथ में एक मोटी सी किताब देखी और वो अपने आप को एक रैशनल मुस्लिम के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। और मुझे याद है कि दफ्तर में वो मेरे तमाम सवालात को बहुत खंदा पेशानी से ना सिर्फ सुना करते थे बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी किया करते थे। तो अली आसिफ आज मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। और अली आसिफ ने मुझसे फरमाइश की है कि हम एम्पिरिकल थॉट और रिलीजन के ऊपर गुफ्तगू करें और उसके बाद वो कुछ सवाल रखेंगे। जी अली भाई। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। और अगर मैं होता तो शायद ढूंढ ही लेता सर सैयद अहमद खान का, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी में तो सारे कनेक्शन मिल जाते हैं, रूहों का कनेक्शन भी मिल जाता है, तो शायद मिल हम्म। जाता। लेकिन उस इंट्रोडक्शन का शुक्रिया कि आपने कहा कि आपने मेरे हाथ में किताबें देखी। आ, ये जो आपने इसका इंट्रोडक्शन दिया और आज का जो टॉपिक बताया, एम्पिरिसिज्म बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली रिलीजन जो है बिलीफ है। और मैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जो इसका एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन बिलीफ के देना चाहूंगा। तो बिलीफ इटसेल्फ इज लाइक स्टेज ऑफ डिसबिलीविंग। क्योंकि देखें, अगर मैं ये कहूँ कि अवैस इकबाल साहब ओबाश इंसान है, तो और मैं आपको नहीं जानता, यानी कि मुझे कोई कहे अवैस इकबाल साहब एक उबाश इंसान है और अगर मैं उनको नहीं जानता तो मैं कहूँगा अच्छा, ये जो बंदा कह रहा है मैं उसकी बात पे यकीन करता हूँ। लेकिन अगर अवैस इकबाल साहब से मेरी कोई वाकफियत रही है तो मुझे पता होगा कि वो ऐसे नहीं है। सो बिलीफ इज काइंड ऑफ अ डिसबिलीविंग इटसेल्फ। और जो एम्पिरिसिज्म है और जो फैक्ट्स हैं वो बहुत रैशनल होते हैं। जैसे कि अगर मुझे पता है कि टेबल चार टांगों और एक सरफेस वाली चीज़ को कहते हैं, तो मुझे कोई बंदा पूछेगा कि ये आपके सामने क्या है, मैं उसकी चार टांगे और सरफेस देखूंगा तो मैं कहूंगा ये टेबल है। तो ये है एम्पिरिसिज्म, जो चीज़ फैक्चुअल है वो नजर आती है। लेकिन आपकी मेरी इस पे बात हुई थी कि क्या एम्पिरिकल एविडेंस ये काफ़ी होते हैं, क्या ये एम्पिरिकल एविडेंस वक्त के साथ साथ वो मतलब रैशनल रहते हैं या नहीं रहते, कि एम्पिरिसिज्म भी बदलता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप शुरुआत करें और फिर इंशाल्लाह मैं आज आज एक्चुअली मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली आसिफ भाई। और हमारी जिन ऑडियंस को नहीं पता कि एम्पिरिसिज्म किसे कहते हैं, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि 17th और 18th सेंचुरी में जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, डेविड ह्यूम, जॉर्ज बर्कले और उसके अलावा जो दीगर वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, उन्होंने एम्पिरिसिज्म को फ़रोग दिया। एम्पिरिसिज्म से मुराद ये होती है कि हम जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं वो अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू एक्वायर करते हैं। हम हवासे खमसा के ज़रिए अपना नॉलेज हासिल करते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे हवासे खमसा से मावरा होती है, उसको हम नॉलेज के अंदर एम्पिरिकल एविडेंस के बगैर दाखिल करने से गुरेज करते हैं। और हमने देखा कि इस थॉट के बाद एम्पिरिसिज्म के ज़रिए जो वेस्टर्न सोसाइटी ने तरक्की की, उन्होंने इन प्रिंसिपल स्टेट के अंदर सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट का प्रिंसिपल अपनाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब रिलीजन लोगों का जाती मामला ठहरा, तो आज हम उस मादी तरक्की के औज सुरैया के ऊपर पहुंचे जिसको हम बजा तौर पर ह्यूमन सिविलाइजेशन का फख्र कह सकते हैं। तो अली आसिफ, आप क्या समझते हैं? अगर अगर आप इस सवाल को रिस्पॉन्ड करना चाहें या आप इसके जवाब में एक अपना सवाल करना चाहें, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ, बल्कि ईमान को तो मैं इतनी लिफ्ट नहीं करवाता, मैं बहुत दयानतदारी के साथ आपसे ये जानना चाहता हूँ
कि आप जैसा एक रैशनल और पढ़ा लिखा इंसान जो कि समझता है कि एम्पिरिसिज्म क्या है और उसके बावजूद वो एक लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर बिलीव करता है, वो इस्लामिक टीचिंग्स के ऊपर बिलीव करता है, तो आप और आपने खुद कहा कि फेथ को जस्टिफाई करना जो है वो मुश्किल है। तो आप अरी अपने फेथ को एम्पिरिसिज्म के साथ या रैशनैलिटी के साथ किस तरह रिकंसाइल करते हैं? अच्छा, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर आपसे खुद भी एक जी। सवाल करना चाहूँगा। आपके सवाल का ये है कि रिसेंटली मैंने अपनी एमफ़िल की डिग्री सोशल साइंसेज़ में स्टार्ट की, यानी कि मैंने मैस कॉम रिसर्च ट्रैक में अभी रिसेंटली स्टडी स्टार्ट की, तो उसमें बहुत सारे जो है स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, ठीक है? और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आईं। उसमें मुझे ये पता चला कि एम्पिरिकल एविडेंस वक़्त के साथ-साथ बदलते जा रहे थे। जैसे कि जो एम्पिरिकल एविडेंस, यानी कि अगर टेबल के हद-ओ-हाल की बात की जाए, कि जैसे जो एक टूल कभी किसी ज़माने में डेवलप होता था, किसी चीज़ों को नापने के लिए, वो कुछ बदलते वक़्त के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ वो इतना एविडेंट नहीं रहता था, तो टूल नए डेवलप करने पड़ते थे। अब ये बात इतनी अहम क्यों है कि टूल नए डेवलप करने पड़ते थे? इसका मतलब ये था कि बहुत सारी चीज़ें जो साइंस एम्पिरिकली, यानी कि वो उसको गेज कर रही थी, वो बदलते वक़्त के साथ-साथ चेंज हो रही थी। जैसे अब बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपको की, एक टेबल की, एक फर्नीचर की, कि जो एम्पिरिकल टूल उन्होंने या जो उसका गेजिंग रखा हुआ था, वक़्त के साथ-साथ डिज़ाइन्स बदल रहे थे, चीज़ें बदल रही थी। तो जो अब जो वो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जब स्कूल ऑफ थॉट्स का अक्सर ये होता है, जो एम्पिरिकल एविडेंस पे चलते हैं, वो कहते हैं कि अगर इस पैमाने पे चीज़ें पूरी नहीं उतरी, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो एम्पिरिकल एविडेंस को बड़े वो एब्सोल्यूट मानते हैं। बट उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो उन एम्पिरिकल एविडेंसेस पे नहीं आई थी। जैसे बिलफ़र्ज़, अब बड़ी आसान सी, अगर इसको और आसान करें तो जो नेचुरल साइंसेज़ थी, यानी कि कुदरती फिनोमिना, उसको वो उन्हीं नंबर्स के ऊपर गेज नहीं कर पा रहे थे। फिर सिगमंड फ्रॉइड थे, जिन्होंने साइकियाट्री की बुनियाद रखी। उनकी उस तरह के ह्यूमन बिहेवियर्स को, कि आपकी हैप्पीनेस गेज कैसे की जा सकती है, आपके सॉरो कैसे गेज किए जा सकते हैं। एक इंसान किसी मामले में, यानी कि अगर आपके इंडिकेटर्स या आपके स्टिम्युलेटर्स बिल्कुल ठीक भी हों, तो आपकी एग्रेशन या ये चीज़ें क्यों पनपती हैं? मतलब साइंस तो हर चीज़ का एक जवाब देती है ना, कि अगर ये चीज़ होगी, अगर आप वायलेंट कार्टून देखेंगे तो बच्चे में वायलेंस टेंडेंसीज़ आएँगी। बट बहुत सी ऐसी चीज़ें साइंस भी ऑब्ज़र्व कर रही थी, सिगमंड फ्रॉइड ने भी इस पे बड़ा काम किया कि बहुत सी ऐसी टेंडेंसी देखने को मिली, जो एक डेवलप मुआशरे में होनी नहीं चाहिए थी। इज़्तिराब था, चीज़ें थी, तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसी क्या चीज़ें हैं, जो कि हमारे एम्पिरिकली ये गेज नहीं कर पा रहे। तो फिर उससे नेचुरल साइंसेज़ का एक आगाज़ हुआ, एक शाख निकली नेचुरल साइंसेज़ की, कि ऐसे फिनोमेना जो आम फ़हम नज़र नहीं आते, तो वो क्या है? अब उसके लिए एक पूरी एक नई स्कूल ऑफ थॉट निकली, कि जो आपकी हैप्पीनेस है, सॉरो है, या इसको कैसे गेज किया जाए। यहाँ तक तो मैंने आपको थोड़ा-सा एम्पिरिसिज़्म की, एक तो रैशनल तो होता है, लेकिन उसके बदलते हुए जो उसके वेरिएबल्स हैं, उसकी तो बात की। अब हम वही बात करते हैं, नेचुरल साइंसेज़ क्या है? आपके वो फिनोमिना, जैसे सूरज का निकलना, चाँद का तुलू होना, गरूब होना, ठीक है? और फिर आपका ये जो है ग्रेविटी है, या दूसरे जो, ये सारे नेचुरल साइंसेज़ के फिनोमिना हैं। ऐसे फिनोमिना जो बड़े एब्सोल्यूट हैं। अब इसमें सवाल ये है कि इतने, ये जो अ, फिनोमिनाज़ हैं जिनको साइंस ने परख लिया है, ये इतने सालों से ये इतने एब्सोल्यूट क्यों हैं? और इनमें कभी, यानी कि इनमें तगय्युर क्यों नहीं आया? ह्यूमन नेचर में तगय्युर आता है, एंथ्रोपोलॉजी की वजह से आपकी चीज़ें बदलती हैं, आपके मतलब आपके एटीट्यूड बदलते हैं। बट ये फिनोमिनाज़ इतने क्यों वो है, अभी तक ये वैसे के वैसे ही हैं, कोई तगय्युर नहीं आ सका। सो आपके ख़्याल में साइंस इस बारे में क्या कहती है? अली आसिफ, मुझे लगता है कि साइंस जो है वो इंसान की इग्नोरेंस की बतदरीज डिस्कवरी है। हुँ, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि साइंस एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। लेकिन हुँ, अगर हम खालिस फ़लसफ़ियाना बहस, जो कि एम्पिरिसिज़्म एक फ़लसफ़ियाना बहस है, तो मैं आपके आगे एक तालिब इल्म की हैसियत से एक रियाज़ी की मसावात रखता हूँ, 2 जमा 2 4। क्या हुँ। मुस्तक़बिल के किसी चेंजिंग एम्पिरिकल एविडेंस के नतीजे में 2 जमा 2 3 हो सकते हैं, या 2 जमा 2 5 हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं।
तो ये एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। मैं दूसरी एग्जांपल आपको अली भाई ये देना चाहता हूं कि इस वक्त मैं और आप यूट्यूब पर लाइव शो कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब ये जो चीज है हमारे हवासे खमसा को समझ आती है, लोगों को पता है कि डेटा साइंसेस कैसे काम करती हैं, यूट्यूब कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है। अब क्या मुस्तकबिल के अंदर किसी साइंस की चेंजिंग रियलिटी की वजह से इस बात का इम्कान है कि अवैस इकबाल और अली आसिफ कभी यूट्यूब पर लाइव गए ही नहीं? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। आप, मुझे लगता है कि जब आप रैशनल थॉट की जो कमियां बयान करते हैं, या आप ये कहते हैं कि एम्पिरिसिज्म जो है वो एब्सोल्यूट रियलिटी का बयान करने से कासिर है, तो आप उस वॉइड के अंदर, उस वैक्यूम के अंदर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग को लाना चाहते हैं। क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? अ, आपकी बात पार्शियली ठीक है, पूरी तो नहीं ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली जो आपने बात की यूट्यूब पे आज लाइव जाने की, कुछ अरसे पीछे चले जाएँ, यानी कि अ सेंचुरी बैक, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन दूर होते थे। मतलब डिफरेंट होते थे, लोग आपस में बात करते थे और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए शायद टैबलेट यूज़ होते थे, ठीक है? उससे थोड़ा-सा आगे आ जाएँ तो फिर आपके वो विनाइल आ गई, टेप, कैसेट्स आ गईं, रिकॉर्ड कीपिंग और चेंज होना शुरू हो गई। उस वक़्त आप तस्वीर में नहीं देख सकते थे और आपकी आवाज़ आती थी। आज आप और मैं यूट्यूब पे बैठे हैं और अपने-अपने थॉट्स की तशहीर कर रहे हैं। इन फ्यूचर शायद ये इसका मैकेनिज़्म और चेंज हो जाएगा। शायद आपके जो ये मोबाइल हैं या सेल्युलॉइड हैं, ये चेंज होके किसी और चीज़ में बदल जाएँगे। तो देखिए, चीज़ें तो बदलती रहती हैं। मतलब आई डिड नॉट ग्रैस्प, आप एक्चुअली इससे क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या ये टाइम मैं फ्रेम का मैं हिस्सा बन मैं गया? मैं अली ये कहना चाह रहा था कि आपके ख्याल में हवासे खमसा जो हैं, इंसान की हुँ, जो 5 सेंसेस हैं, और हुँ, हमारी जो इन सेंसेस के ज़रिए डेवलप करदा रैशनल थॉट है और हुँ, साइंस है और जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो रियलिटी का बयान करने से कासिर है। और इसके अलावा भी रेम्स ऑफ रियलिटी हैं जिनको बयान करने के लिए या जिन तक पहुँचने के लिए मेटाफिज़िकल चीज़ें, जैसे कि मिसाल के तौर पर वही है, अल्हाम है, कश्फ है, मज़हब है, वो ज़रूरी है। क्या ऐसा है अली? देखिए, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले हम रैशनली ये डिफाइन करें कि यहाँ तक पहुँचने की वो सीढ़ी, यानी कि मज़हब पे या एक ओमनीपोटेंस एक्जिस्टेंस को मानना ज़रूरी है। अगर हम इसको मानते हैं, जैसे मैं मानता हूँ और आप नहीं मानते, तो मैं जितने भी आपको एविडेंस दूँगा, वो रैशनली आप इनकरेक्ट करते रहेंगे। ठीक है? तो इसलिए पहले इधर आ जाए ना, मतलब एक स्टेज होती है एक एग्नोस्टिक की, जिसमें आप मानते हैं कि यार ठीक है, चीज़ें तो ओमनीपोटेंस, कोई एक ऐसी ओमनीपोटेंस पर्सनैलिटी है, इधर वो गॉड है, हमें मज़हब की ज़रूरत है या नहीं है। क्या कोई सुपरनैचुरल बीइंग है? पहले तो इस पे आ जाते हैं। अगर तो आपका मेरा आपकी आपकी सेंसिस बात हुआ। का जवाब हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत कार्ल सेगन रहमतुल्लाह अलैह ने हुँ, दिया है। वो फरमाते हैं कि आई डोंट वांट टू बिलीव, आई वांट टू नो। मैं मानना नहीं चाहता हूँ, मैं हुँ, जानना चाहता हूँ, ठीक है? अगर मैं अक्सर वो यंग शेल्डन की एग्ज़ाम्पल देता होता हूँ, उसका सीज़न आपने भी देखा होगा। हाँ, और वो जो चर्च में बैठा होता है, तो वो पादरी कहता है कि देयर आर 50-50% चांस दैट आइदर गॉड एक्सिस्ट्स और आइदर गॉड डज़ नॉट एक्सिस्ट। तो यंग शेल्डन अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि अकॉर्डिंग टू योर own analogy, if I go back home, I might find $50 million under my bed, or I might not. In what world it is 50-50? Father, you are mixing possibility with probability. ठीक है? आप जब पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स करते हैं, तो वाकई हम एक omniscient गॉड को, उसको हम गॉड ऑफ द गैप्स कहते हैं फिलोसफी की जबान में। हुँ, तो अली, मुझे ये बताइएगा कि आपने एक मुसलमान घराने में आंख खोली, और हुँ, आपने मुसलमान घराने में आंख खोलने के बाद बड़े होकर अपने फेथ को, अपने उस फेथ को जिसकी बुनियाद रैशनल नहीं है बल्कि इकरा बिल लिसानी व तस्दीका बिल कल्बी है, आपने उसको रैशनली जस्टिफाई किया। तो किसी भी चीज को रैशनली जस्टिफाई करने के लिए उसे रिजेक्ट करना पड़ता है ताकि मैं उसे दोबारा से एक्सेप्ट कर सकूं।
तो आप इस थॉट प्रोसेस से गुजरे, आपने बड़े होकर अपने दिमाग के अंदर इस्लाम को रिजेक्ट किया और उसके बाद उसको दोबारा से किस रास्ते के जरिए दोबारा पाया कि आप अपने रैशनल को अपने फेथ के साथ रिकंसाइल करने में कैसे कामयाब हुए अली आसिफ? अच्छा, पहले तो यंग यंग शेल्डन ही की बात करें आपने। एक उसमें वो चर्च की मिसाल दी, लेकिन उसके आगे एक और भी वो है। जब उसकी माँ कहती है कि मुझे लगता है कि ये तो एथियस्ट हो जाएगा, ये तो खुदा पे यकीन नहीं रखेगा, क्योंकि वो खुद जो है वो एक बहुत मजहबी होती है। जी हाँ। तो यंग शेल्डन उसे कहता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इतने 50, यानी कि इसमें इतने 6 मिलियन बिलियन लोगों में मुझे एक परफेक्ट मॉम मिली। मतलब वो गॉड एग्जिस्टेंस पे बात कर रहा था, और वो कहता है कि इस चीज की यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि जो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है, अगर ये एक पॉइंट कम हो जाए तो जमीन पिचक जाएगी, और अगर एक पॉइंट ज्यादा हो जाए तो ये तबाह, यानी कि ये बिल्कुल वो अनकंट्रोलेबल वेदर हो जाएगा। यानी कि इतनी परफेक्ट ग्रेविटेशनल पुल कैसे है? सो वो मतलब बहुत से सवाल तो खुद भी वो छोड़ जाता है यंग शेल्डन, कि नहीं, हाँ इसका मे इसका बी। इसका 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 बहुत बहुत अच्छा, मुझे आज आपसे, मैं सच में इतराफ करता हूं बड़े खुले दिल के साथ कि आप मेरे दोस्त तो हैं ही, लेकिन आज बहुत अरसे के बाद किसी पढ़े लिखे मुसलमान से गुफ्तगू करने का मजा आ रहा है सर। और मुझे मुझे बहुत, मैं सच कह रहा हूं कि मैं इख्तलाफ को दुश्मनी नहीं समझता हूं, बल्कि मैं समझता हूं कि इख्तलाफ के जरिए हम मजीद इल्म हासिल कर सकते हैं। तो यू अली, नो, मैं आपकी मैं तवज्जो, सॉरी, क्या आप मैं ये कंप्लीट एक करूं हम इस पे? मैं इसी बात पर ना, कि ये जो इतना परफेक्ट आपको फाइन ट्यूनिंग नजर आती है यूनिवर्स हम्म। के अंदर, कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, तो आपका इस जमीन का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। आपके इस बहुत अहम सवाल का जवाब बर्टन रसल ने दिया है। बर्टन रसल हम्म। ये कहते हैं कि जब आप लूडो खेलते हैं और एक दफा 6 आता है तो वो चांस होता है, 2 दफा 6 आता है तो वो भी चांस हो सकता है, लेकिन तीसरी दफा 6 आए या चौथी दफा 6 आए या पांचवी दफा 6 आए या 6 दफा मुसलसल आपकी गोटी फेंकने से 6 आए, तो आपका ओपोनेंट समझेगा कि आपने जरूर कोई डिजाइन यूज किया है, कोई तरीका यूज किया है जिससे आप हर दफा 6 लाने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है। ठीक। और अली आसिफ, इस कायनात के अंदर जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जो कि हम्म। हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, और हम्म। एक लाइट ईयर 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर है, और हमारी जो हम्म। हबल टेलीस्कोप है और हमारी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वो इस कायनात की बहुत दूर तक की वसअतों को स्कैन कर चुकी है। इतनी हम्म। बड़ी कायनात के अंदर आपको जब सिर्फ सैयारा जमीन के ऊपर जहीन मखलूक लगती मिलती है ना, तो उसको हम चांस कह सकते हैं। अगर आपको ये जहीन और इंटेलिजेंट मखलूक, जहां पर जी की वैल्यू एग्जैक्ट हो, फाइन ट्यूनिंग एग्जैक्ट हो, जा बजा नजर आए ना, तो उसको हम डिजाइन कह सकते हैं। तो ये आपकी बात का जवाब है, डिजाइन का और दूसरे फिनोमिनन का, जिसको हम रैंडम चांसेस कहते हैं अली आसफ। सो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठा दिया वैसे भाई। मैं अच्छा, मैं अब क्या बात करने लगा था वो मैं भूल गया, लेकिन आपके सवाल से मेरे पास बहुत अच्छा सवाल है। तो इतना परफेक्ट डिजाइन है क्यों इन चीजों का? ये जो आपने कभी ओके, गूगल, मैं एक ठीक थोड़ा है, सा इसको एक्सपेंड, सवाल को मैं एक्सपेंड करता हूँ। जी जी। थोड़ा सा सवाल को एक्सपेंड कर दूं। एक किताब आई थी स्टीफन हॉकिंस की, जो थी एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। सी, वो कहता है कि यूनिवर्स हर वक्त एक्सपेंड होती जा रही है, बट टू एन एक्सटेंट कि ये कभी एक दूसरे में कोलाइड नहीं करता है। ये क्यों होता है? मतलब वो जो एक फैब्रिक है यूनिवर्स का, वो हमेशा एक रिफ्ट या एक पुल या एक ग्रेविटी या एक वो ऑर्बिट क्यों रखता है? कि वो उसी ऑर्बिट से एक, अगर आप ये देखें ना मिल्की वे का, वो पूरे एक ऑर्बिट से ऑर्बिट के तहत, यानी कि एक गैलेक्सीज दूसरी गैलेक्सीज, और ये जो इन सब गैलेक्सीज का मजमू है, वो एक परफेक्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। और अगर आप इसका हेलिक्स देखें तो ये डीएनए के, यानी कि हमारे जो डीएनए है, जो उसके हेलिक्स से मिलता जुलता है। सो हर चीजों में इतना परफेक्ट, यानी कि अगर आप इतने अच्छा, छोटे सेल्यूलर लेवल पे हैं। वैसे जो आपकी कोलिजन की ख्वाहिश है, वो तो कुछ बिलियन ईयर्स में एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के साथ कोलाइड जी, होने आप जा देखिए रही है। एंड्रोमेडा सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ठीक है, हाँ, मुझे 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 बेशक मुझे होगी। थोड़ा मुझे थोड़ा सा आंसर करने का मौका दें सर। जी। ये जो आप, जिसको आप परफेक्शन कह रहे हैं ना, क्या आपके जो इंसान पैदा होते हैं वो परफेक्ट पैदा होते हैं?
क्या 2 सर और 1 धड़ वाला बच्चा नहीं पैदा होता? क्या हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और दीगर जेनेटिक डिजीजेस के साथ बच्चे पैदा नहीं होते हैं? क्या इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर एस्ट्रॉइड्स की बारिश नहीं होती है? क्या यहाँ पर पहले स्पीशीज जिनमें डायनासोर शामिल हैं वो मादूम नहीं हो चुके हैं? क्या यहाँ पर सुनामी नहीं आते हैं? क्या यहाँ पर जलजले नहीं आते हैं? तो ये सारी चीजें आप उस एहसनुल तकवीम को एट्रीब्यूट करते हैं जो कि अपने आप को कुरान का मुसन्निफ कहलवाता है, अली आसिफ। अच्छा चलें, लेट्स कम टू दिस के ये जो अ, मतलब माज़ूर बच्चे पैदा होते हैं, जी ये जी। सारी चीज़ें हम एक दुनिया में रहते हैं, ठीक है? और मेरा ख़्याल है कि कुरान या कहीं भी जो जिसको आप कह रहे हैं कि वो एहसनुल तकवीन का मुसन्निफ, उसने तो ऐसी कहीं भी ज़िक्र नहीं की कि वो हर एक इंसान को सिर्फ़ जिसके बारे में कहा ना एहसनुल तकवीन, वो सिर्फ़ एक ही के बारे में कहा कि वो आदम थे और उनको अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से तख्लीक किया था। उसके बाद तो जितने भी जो आ रहे मतलब दुनिया में रूहें आई हैं, वो तो मेरा ख़्याल है शायद अगर देखा जाए तो मलाइका, लेकिन फिर यही मैं कह रहा हूँ कि वैसे भी ये सारा बिलीफ सिस्टम है, उसके लिए सबसे पहले बिलीफ को करना होगा। मतलब देखें, अगर किसी चीज़ को जाँचना है, परखना है, उसके लिए टूल तो बनाने होंगे ना, तो वो टूल बनेंगे तो फिर हम उसको परख सकेंगे। मैं अब अगर आपकी बात की बड़ी सिंपल सी मिसाल दूँ, तो सबसे पहले ये हम देख लें कि कोई वही बात ओमनीपोटेंस, अगर आप बहुत आ जाएँ इन रिसेंट टाइम 1800 में या 1820, आई डोंट नो, मुझे एग्ज़ैक्ट ईयर याद नहीं है, जब माइक्रोस्कोप की इजाद हुई। तो माइक्रोस्कोप की इजाद से आपको यूनिसेलुलर का पता चला कि आपकी स्किन के ऊपर भी कोई ऐसे छोटे-छोटे से माइक्रोब्स हैं, जो कि वो रेंग रहे हैं। तो इससे 2 असम्पशन्स निकलती हैं कि वो 1800 या 1900 में दरियाफ़्त हुए या पैदा हुए, बल्कि दरियाफ़्त नहीं, पैदा हुए जब आपने माइक्रोस्कोप देखी। यहाँ वो हमेशा से मौजूद थे, बट आपके पास वो टूल नहीं था कि आप उनको देख सको। तो मेरा मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि साइंस अभी इतनी एडवांस नहीं आई कि वो इस तरह की चीज़ों को एप्रीहेंड कर सके। अब कमिंग टू योर पॉइंट कि ये आपने हबल और ये सारी चीज़ों का कहा। आप बहुत अच्छी तरह साइंस को जानते हैं। जो सितारा हमसे लाइक इतने ट्रिलियन लाइट ईयर दूर हो, उसकी जो एक इमेज जब हम कैच करते हैं, यानी कि जो हमारे पास एक रिकॉर्ड होती है, जब तक हमारे तक पहुँचती है वो इमेज, उस वक़्त तक उस सितारे का क्या हाल होता है? जी, वो तबाह हो चुका होता है। वो तबाह हो चुका होता है। पता नहीं वो तबाह होके उसकी क्या किशाएँ और पता नहीं कहाँ-कहाँ होगा, ठीक और बात। उसके बाद हमने उसकी सिर्फ़ एक झलक झलक देखी होगी। तो हुँ। आपको नहीं लगता कि ये जो टाइम और ये जो टाइम फैब्रिक है, ये एक फ़साड है? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि टाइम फैब्रिक एक फ़साड है, क्योंकि मैं स्पेस टाइम की जो वुसअतें हैं उसी के ज़रिए उन्हीं के नेचुरल प्रिंसिपल्स को स्टडी करने के बाद मेरा हमने एक उन सवाल मैं मुझे बात करने दें, मैं आपको बीच में नहीं टोकता हूँ। तो मुझे आपने आपने ये कहा कि जो साइंस है, वो रिलिजियस रियलिटीज़ को, आपने लफ्ज़ रियलिटी इस्तेमाल किया। साइंस रिलिजियस रियलिटीज़ को कॉम्प्रिहेंड करने से, या एम्पिरिकल थॉट या रैशनैलिटी जो है, वो रिलीजियस रियलिटी को कॉम्प्रिहेंड करने से कासिर है। इसका मतलब ये है कि मज़हब इर्रेशनल है, मज़हब इल्लॉजिकल है। और फिर आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह मियाँ ने अपने हाथों से आदम को बनाया। तो हुँ। मैं इस जुमले को सुनने के बाद क्या ये समझूं कि आप जिस अल्लाह ताला को खालिक कायनात समझते हैं उसके हाथ हैं? देखिए, मुझे पता था आपने यही सवाल करना है। आदम की तख्लीक के बारे में जो कुरान में आता है, वो ये है कि अल्लाह ने अपने उस हाथ, मतलब देखें, अगर आप उसकी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को देखें अल्लाह ताला की, तो जो कुरान कहता है कि अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी एक्जिस्टेंस को, वो क्या उसको क्या कहते हैं, वजूद दे सकता है, यानी कि कुछ भी सांचा बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये दुनिया की सारी नोक पलक या ये सारी कायनात की नोक पलक जो है वो एक ही क्रिएटर ने किया है, येट जो आप कह रहे हैं कि अभी उसका प्रूफ होना है। तो अगर आप सोचें कि मैं बहुत सारी दफ़ा, मतलब बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि मतलब अगर हम देखें, हम कहते हैं ना, हम मुसलमान कहते हैं कि हम अल्लाह की प्राइम ऑफ क्रिएशन है, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि यार अवैस भाई एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है? या एक हॉरर सा थीम पार्क बनाना है, उसके लिए उसको, यानी उस सबकॉन्शियस को कॉन्शियस में लाने के लिए
तो आपके पास उसका कोई कॉन्सेप्ट तो होगा ना कि हमारे लिए हॉरर क्या है और हमारे लिए खूबसूरत क्या है, ठीक है? अनलेस के आपको खूबसूरती का पता नहीं है और अनलेस के आपको हॉरर का पता नहीं है, तो आप वो बना नहीं सकते। सो इट मीन्स कि अल्लाह ताला वो यानी कि वो जो हाथ का है, अल्लाह ताला के सारे टूल्स हैं ना, अब अगर उसके अपने हाथ हैं या नहीं है इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो किसी भी सबकॉन्शियस को कॉन्शियस में ला सकता है। तो हाथों से तख्लीक करना शायद ये भी मुराद हो कि अल्लाह ताला ने जैसा सोचा है कि वो एक खूबसूरत, एक खूबरू या एहसनुल तक़वीम इंसान ऐसा हो, वो ढांचा उसने बना लिया। अल्लाह मियाँ का दिमाग है, अल्लाह मियाँ सोचते हैं। देखें अब पहली बात फिर वही बात आएगी कि अगर चीज़ें इतनी एब्सोल्यूट चल रही हैं और हम मुसलमान मानते हैं कि एक क्रिएटर है, तो भाई हम्म। दैट इज़ यानी वी आर द प्राइम ऑफ इट्स क्रिएशन, और अगर हमारे पास दिमाग है तो हमारे क्रिएटर के पास क्या नहीं तो होगा? सर क्या आपका क्रिएटर जिसने 1,24,000 मैसेंजर्स भेजे, ये जिसने देखिए ना चार, आप, सर सॉरी मैं मुझे आपको मुझे काट बात रहा हूँ, आप ही क्या बात मुझे कर लेने दें, उसके बाद आप कर आप अपने हुँ, रिबटल में जो मर्जी कहिएगा। जी, कि सर देखें, जब हमने गुफ्तगू शुरू की थी तो हमने एम्पिरिकल एविडेंस को रिलीजियस थॉट के साथ रिकंसाइल करने की बात की थी। और हुँ, अल्लामा इकबाल ने भी जो किताब लिखी थी, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, वो भी शायद इसी आयाए इस्लाम की कोशिश थी। जब हुँ, आप बीइंग अ मुस्लिम पर्सन, आप जब एक क्रिएटर के ऊपर ईमान लाते हैं, तो हर हमसे जो एक मुसलमान है या कोई भी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, वो हम एथियस्ट से यही सवाल करता है कि यार ये इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद बन गई। तो हम कहते हैं कि नहीं यार, ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी, लेकिन आपका जो क्रिएटर खुदा है, वो खुद ब खुद बन गया। तो मैं इस बात पर बहस में वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा कि आपका खुदा खुद ब खुद कैसे बन गया। मैं सिर्फ़ आपसे ये सवाल मैं किसी को टीज़ करने के लिए या टॉन्ट करने के लिए, और आपके साथ तो मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता क्योंकि हुँ, आपको मैं दोस्त समझता हूँ और मैं ये एक फ्रेंडली डिस्कशन कर रहा हूँ, इसको मैं मुनाज़रा भी नहीं समझता। मैं एक्चुअली समझना चाहता हूँ अली आसिफ, कि इस कायनात के स्पेस टाइम फैब्रिक जिसकी तख्लीक 13 अरब 80 करोड़ साल हुए हैं, उसकी तख्लीक से पहले आपका क्रिएटर जो था, वो किस टाइम स्पेस में था? क्योंकि जो टाइम स्पेस से जो चीज़ मावरा होती है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करती है। एग्जिस्टेंस के लिए टाइम और स्पेस का होना जरूरी है, और टाइम और स्पेस तो 13 अरब 80 करोड़ साल पहले वजूद में आए। अगर आपका जो क्रिएटर है वो किसी मेटाफॉर के जरिए या किसी अकल में ना आने वाले तरीके के जरिए टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता भी था, फर्ज कर लें ताकि मैं इस बहस को कट शॉर्ट कर सकूं, तो उस जगह, उस अदम, उस नथिंगनेस, उस वैक्यूम के अंदर उसने इस कायनात को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहां से हासिल किए, पहली बात। और दूसरी बात यह कि उसने इस कायनात को आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कैसे बनाया अली? अच्छा सबसे पहले टाइम एंड स्पेस फैब्रिक की बात कर लेते हैं, हम्म। ठीक है? अब ये तो वैसे कोई इतनी रॉकेट साइंस तो रही नहीं है वैसे भी कि टाइम एंड स्पेस की जो फ्रॉडनेस है उसके बारे में आप कहेंगे कि फ्रॉड नहीं है। अब मैं अपने जवाब से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके ख़्याल में टाइम एंड स्पेस एक बिल्कुल खत्ते मुस्तकीम यानी एक स्ट्रेट लाइन है, या ये कैसे टाइम एंड स्पेस फैब्रिक काम कैसे करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक? सर, स्पेस टाइम फैब्रिक जो है वो आइंस्टाइन की जो फिजिक्स है हुँ, उसको एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वही। जब अब खास तौर पर जो ज्यादा भारी बॉडीज, भारी अजसाम होते हैं, वो उस स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर वो ज्यादा दबाव डालते हैं, और वो जो ग्रेविटेशनल पुल प्रोड्यूस करते हैं, तो उस ग्रेविटेशनल पुल को अंडरस्टैंड करने के लिए ये स्पेस टाइम फैब्रिक जो है ये डिवाइस किया गया है। लेकिन मैं इस स्पेस टाइम फैब्रिक से पहले आपको लेके जा रहा हूं, ठीक है? मैंने उधर आपसे जाएँगे ना स्टेप बाय मैंने स्टेप। सर मैंने आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि इस स्पेस टाइम और यूनिवर्स की तख्लीक से पहले आपका जो अल्लाह मियाँ है वो कहाँ था, और उसने इस कायनात को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से हासिल किए, और उन रॉ मटेरियल्स के जरिए इस कायनात को कैसे बनाया। अली भाई, तो अगर जब आप मुझे ये बता देंगे ना, तो फिर मेरा ये स्पेस टाइम का मसला ही खत्म हो जाएगा और मैं डायरेक्टली ईमान ले आऊंगा। अच्छा, मैं एक्चुअली आपको वही बता रहा था, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात से मान लेके आएँ, लेकिन हाँ, हम उसके ऊपर जो है ना बहस आप नहीं ज़रूर कर चाहते कि सकते मैं हैं। आपके साथ जन्नत में जाऊं?
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जन्नत में जाएं, लेकिन उसके लिए हम जो है ना परख के जाएंगे। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो रेशनैलिटी के साथ शायद लोगों को बता सकूं या खुद सीख सकूं रेशनैलिटी के साथ। अच्छा, मैं एक्चुअली आपसे ये जो बात कह रहा था कि जो टाइम है, टाइम वेरिएंस है, वो कैसे है? एक खत्ते मुस्तकीम यानी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, या वो डिविएट करता है कि जिस तरह मल्टी डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है, कुछ इस तरह से कुछ, या इसकी कोई और कोई वेरिएशंस हैं टाइम की आपके ख्याल में? क्या यूनिवर्स की किसी और डायमेंशन के अंदर इस वक्त अर्थ के ऊपर 7th सेंचुरी पॉसिबल है? मैं यही तो मैं आपसे पूछ रहा मैं हूँ, मैं व्हाट अगर डू यू अगर थिंक अगर अगर अबाउट इट? पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है, आप कहें नहीं है, ये हाँ सिर्फ नहीं, और सिर्फ मतलब ये साइंस फैंटेसी है, ये एक साइंस साइंस फैंटेसी है। फिक्शन है, ये एक हुँ, देवमाला है। हमारे पास बिल्कुल ठीक। टाइम ट्रेवल का या हमारे पास टाइम का, टाइम रिलेटिव जरूर है, ठीक है। अगर आप एक जो स्पेस चल शटल है उसको आप स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर जो बैठा हुआ एस्ट्रोनॉट है और जो जमीन पर बैठे हुए लोग हैं उनकी जिंदगी मुख्तलिफ जरूर, उसमें घड़ियां मुख्तलिफ होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अर्थ की किसी स्ट्रिंग थ्योरी के जरिए किसी और डायमेंशन में जाके फेरोआ का जमाना या मोसेस का जमाना या मोहम्मद का जमाना या गौतम बुद्ध का जमाना दोबारा से री इनैक्ट कर सकें या देख सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरी मेरी महदूद अंडरस्टैंडिंग में, जिसको मैं एब्सोल्यूट नहीं समझता, मैं हमेशा अपनी राय के साथ रुजू कर सकता हूं कि जो टाइम है वो एक लीनियर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक है। यानी वो पास्ट से फ्यूचर की जानिब ट्रेवल करता है। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर भी एवरीथिंग लीड्स टूवर्ड्स एंट्रोपी एसनल तकवीन को हम भूल जाते हैं। ये पहली बात का जवाब। लेकिन मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूंगा अगर आप मुझे अपने रिलीजियस थॉट और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को मिलाकर ये बताएं अली भाई कि इस कायनात की तख्लीक से पहले खुदा कैसे एग्जिस्ट करता था, उसने इस कायनात को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से हासिल किए, और फिर उसने उन रॉ मटेरियल्स को इस कायनात की शक्ल कैसे दी। अली भाई, आपने कहा कि अल्लाह ने आदम को अपने हाथ से बनाया, अल्लाह मियाँ सोचता है, अल्लाह मियाँ देखता है, अल्लाह मियाँ सुनता है। यानी आपके इंसान के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने अपने खुदा को तफवीज कर रखे हैं। लेकिन आपका अल्लाह मियाँ खाता नहीं है, आपका अल्लाह मियाँ सूंघता नहीं है, ठीक है। आपने उससे ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं वापस ले रखे हैं। तो जब आप उसको उसको गुस्सा भी आता है, उसको रहम भी आता है, उसको प्यार भी आता है, वो इबादत से खुश भी होता है, वो तारीफ से खुश भी होता है, बल्कि वो तारीफ 5 वक्त करवाना चाहता है अपने लोगों से। तो मैं इस रिलीजियस कॉन्सेप्ट को ना सेट असाइड कर देता हूं क्योंकि वो मेरी समझ में तो नहीं आता। मैं आपसे आपकी फिलोसफिकल, साइंटिफिक और रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये फिर बार बार पूछ रहा हूं कि बुनियादी बात मुझे समझाएं कि इस कायनात की तख्लीक से पहले वो खुद कैसे एग्जिस्ट करता था, रॉ मटेरियल्स कहां से लाया और कायनात कैसे बनाई। मैं एक्चुअली मैं उधर ही जा रहा था, लेकिन फिर आपने मेरे सवालों का जवाब दे दिया। मतलब हम्म। आपने ना इसमें बड़ी अच्छी बातें की। आपने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर एक इंसान जाए तो वो चीट कर सकता है टाइम को ज़मीन पे रहने वालों से। यानी कि उसका टाइम और ज़मीन पे रहने वालों का टाइम तो सेम नहीं इंटरस्टेलर, होगा। इंटरस्टेलर। ठीक है, इंटरस्टेलर मैं एक्चुअली बात करने लगा हूँ। अगर आप उसको फ़िक्शन नहीं मानते, इंटरस्टेलर को वर्म होल्स की बात करें, तो भाई कितना चीट कर लेगा एक इंसान अगर वर्म होल के अंदर चला जाए तो? ऐसे ही आपके मुताबिक। चलो वर्म साइंस ने एक थ्योरी निकाली ना, वर्म एक थ्योरी वर्म तो है। होल्स, वर्म होल्स जो हैं वो क्या एम्पिरिकली प्रूव हो चुके हैं या अभी तक थ्योरेटिकल फिजिक्स की रेम में हैं? मेटाफिजिक्स सारी थ्योरेटिकल है ना भाई। नहीं मैंने नहीं सर, अपने पूरे फिजिक्स है ये, फिजिक्स है ये, फिजिक्स है ये, मेटाफिजिक्स नहीं है, ये फिलॉसफी नहीं है। वर्म होल बेसिकली, हमारे जो ऑडियंस को नहीं पता है, मैं मिसाल के तौर पर उनको समझाने के लिए, हम्म ये हम्म अगर ये स्पेस टाइम फैब्रिक है, ठीक है, हम्म यानी कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, तो वर्म होल एक ऐसी थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस है जिसमें ये स्पेस टाइम फैब्रिक ऐसे फोल्ड हो जाता है, ठीक है, और हम्म आप उसमें से डायरेक्टली पास ऑन कर जाते हैं, और वो जो डिस्टेंस है, वो जो मुहैयरुल अकूल डिस्टेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको नहीं बताया, मुझे पता है आपको पता है, ये मैंने अपनी ऑडियंस को बताया है। लेकिन अली, ये जो वर्म होल्स हैं, इनका इनका स्पेस टाइम फैब्रिक से या इनका एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स से और इसका Let- मैकेनिज्म ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये तो वंस द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, ये उसके बाद के मामलात है ना।
मैं तो आपको 13 अरब 80 करोड़ साल से मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मतलब आप भी एक रैशनल इंसान है, मैं भी एक रैशनल इंसान हूँ। हम सिर्फ बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ टाइम और पॉसिबिलिटीज ऑफ साइंस की। एक कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं कह रहा येट टू बी प्रूवन है ना, बट ये साइंस ने कॉन्सेप्ट दिया, रिलीजन ने तो नहीं दिया। ठीक है। इसका मतलब ये है कि टाइम को कहीं ना कहीं यानी कि मैनिपुलाइज किया जा सकता है। छोड़ दें, येट टू बी प्रूवन है, चलें प्रूवन की बात करते हैं। अभी हम टाइम के प्रूवन होने की बात करते हैं। आप यहाँ से जाएं घोड़े के ऊपर इस्लामाबाद, ठीक है, और मैं यहाँ से जाता हूँ बस के ऊपर, मैं नहीं कहता कि जहाज पे जाता हूँ। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा और जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हम दोनों की एज कितनी होगी? मुझे लगता है कि एज में कोई फर्क नहीं होगा। पक्की बात है। जी जी, पक्की बात है। मैं इस्लामाबाद आपसे, यानी कि आपके पहुंचने से तकरीबन मेरा ख्याल है 1 दिन 2 दिन पहले पहुंच जाऊंगा। हम्म, आप मुझे 2 3 दिन बाद पहुंचेंगे, बात पहुंच बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही है। ठीक है। यानी कि अगर आप इतनी ज्यादा स्पीड अपनी क्रिएट कर लें, इतनी वेलोसिटी क्रिएट कर लें, तो आप कहीं ना कहीं टाइम को चीट तो कर ही सकते हैं ना। उसकी वेलो जैसे नहीं बड़ी नहीं, आसान सी जहाज बात। जहाज तो स्पीड ऑफ लाइट तो दूर की बात है, जो नॉर्मल जहाज है वो तो स्पीड ऑफ साउंड पे भी ट्रेवल नहीं करता है ना। ठीक है, नहीं वो नहीं, तो मैं तो सिर्फ मैं सिर्फ इजी लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकिन कह रहा हूँ। लेकिन वो जो अगर मिनट 2 मिनट का फर्क हम डाल भी दें, ठीक है, हम्म। हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हम खलाई ट्रेवल के जरिए अगर मिनट 2 मिनट का फर्क डाल भी दें, तो उससे इस बात का क्या ताल्लुक है कि कायनात की तख्लीक आपके रब्बे मैं कायनात ने कैसे की। आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। बस ये सारी मिसालें मैं सिर्फ थोड़ा सा एक अपनी थीसिस बिल्ड करने के लिए आपको दे रहा था। एक्चुअली रिसेंट टाइम में स्टीफन हॉकिंस ने इसके ऊपर काफी ज्यादा स्टडी की, और उसने ये कहा कि उसकी स्टडीज के मुताबिक कि टाइम जो है ना वो बहुत इरेलीवेंटली मूव करता है, इट्स नॉट अ स्टेडी लाइन। एक्चुअली ये वेव्स के अंदर जाता है। जैसे उसने बड़ी सिंपल सादी सी मिसाल दी आम लोगों के समझने के लिए। उसने कहा कि अगर कोई इंसान पानी में रहे, ठीक है, वो जल्दी एज कर जाएगा, उसकी उम्र आम इंसानों से 1 2 साल या 4 साल कम होगी। अगर वो खुशकी पे रहे, वो देर से एज करेगा, वो 2 4 साल शायद ज्यादा जिंदा रह लेगा। और 1 साल जो हला में रहे, मतलब सेम टाइम, उतना ही टाइम हला में रहे, तो वो और देर से एज करेगा। अब अगर आप यानी कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर से बाहर निकलना है, जहाँ पे आपकी ये सैटेलाइट है, तो वहां पे और एज करेगा। उसने मिसाल दी कि दो भाई थे, स्कॉट कैली। जो आपने वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम्म। अब आप आ जाएं कि आपने खुद ही बात की कि अगर खुद ही वो कहता है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर हम इतनी स्पीड हासिल कर लें कि हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करें। साइंस में ना एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना होता है जिसे फ्री फॉलिंग कहते हैं। आपने शायद यकीनन फ्री फॉलिंग के बारे में पढ़ा होगा। क्या स्पीड ऑफ लाइट पर मूव करना पॉसिबल है? पॉसिबल है या नहीं है, मतलब आपका आप जिस्म मुझे फोटॉन्स में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? भाई, ये इसके ऊपर बाद में बात करेंगे ना। ओके। हमारा जिस्म कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं होगा, आप जिसके बारे में बात करें वो ओमनीपोटेंस है, हम ये फर्ज करते हैं। हम आप उसको इंसान तो नहीं ना कंसिडर करोगे जिसने इतनी गैलेक्सीज क्रिएट की हैं। वो इंसान तो नहीं हो जिसने सकता। जिसने हाथ से आदम को बनाया है। हाँ, जिसने हाथ से आदम को बनाया है, मेरी जो मैंने आपको कहा, मतलब हम्म, वो जो भी होगा, जिसने इतनी गैलेक्सीज, जिसने एंड्रोमेडा और इतनी गैलेक्सीज, हम गैलेक्सी 98 में रहते हैं, ठीक है, इतने ट्रिलियन सन हैं, इतनी सारी चीजें हैं, जिसने क्रिएट की होगी, वो कोई आम सी चीज तो नहीं होगा ना। ठीक है। और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो हम कंसिडर कर ही सकते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव हो सके, कंसिडर कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि वो होगी भाई, कंसिडर कर लें। एक स्टार की कितनी जो एनर्जी है वो कितने जूल होती है, आप मैं शायद नहीं वो कर सकते नहीं नहीं उसका सर, कोई। ये सारी बातें जो आप मुझे बता रहे हैं, स्टार्स हम्म। की एनर्जी कितने हम्म। किलो जाउल होती है, वर्म होल, ये सारी बातें कायनात की तख्लीक के बाद की हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तख्लीक मैं के बाद मैं आपको उधर भी आऊंगा। इब्तदाए आफरीनिश में ले जाना चाहता हूं कि आपके मेरे नज़दीक आपका अल्लाह ताला एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे नज़दीक आपका अल्लाह ताला एक देवमालाई और एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि इंसानों का अपना बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा स्टेटेड स्टांस है। ठीक है। हम हम और इसी को ही हमारे करते हैं। पास कायनात की तख्लीक का मुहर्रिक नहीं है। साइंस
साइंस अभी तक इस वाई को आंसर नहीं करती, साइंस अभी तक हाउ को आंसर करती है। लेकिन जिस खालिक के कायनात का आप हमसे तारुफ करवाते हैं अली भाई, जिसने अपने हाथ से आदम को बनाया और उसके बाद वो अपने हाथ से हव्वा को नहीं बना सका, बल्कि फिर उसने उसकी पसली को तकलीफ दी कि यार तेरी पसली में से मैंने हव्वा निकालनी है, अब वो 9 माह की निकाली है, 18 साल की निकाली, ये अलग बहस है, फिर किसी वक्त पे कर लेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके जिसको आप मैं आपकी बिलीफ पर शक नहीं कर रहा हूं ना, मैं मजाक उड़ा रहा हूं, मैं आपके बिलीफ को मोहतरम समझता हूं क्योंकि आप एक रोशन ख्याल इंसान हैं। लेकिन मैं आपके और मौलवी खादिम हुसैन रिजवी के और मौलवी साद रिजवी के इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन को उसका पर्सनल एक्सपीरियंस करार देता हूं। आप उसी इस्लाम को पढ़कर इतने रोशन ख्याल हैं और वही उसी इस्लाम को पढ़कर इतने तंग ख्याल है। मैं इस बहस में भी नहीं जाता। मेरा एक बुनियादी नुक्ता जिसके ऊपर मैं आज फोकस करना चाहता हूं, और मैं ना किसी इसमें आज मैं ऑडियंस को लूंगा, मैं आपके साथ पूरे 60 मिनट बात करूंगा, उसके बाद हम इसको किसी और डिस्कशन पे कर लेंगे। वी आर नॉट रनिंग एनीवेयर, जस्ट फोकस ऑन दिस वन लाइनर कि इस कायनात की तख्लीक से पहले आपका जो अल्लाह है जिसे आप मानते हैं, उसने इस कायनात को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहां से हासिल किए और रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट की शक्ल में कैसे कन्वर्ट किया अली? अच्छा, चलें। अब मेरा ख्याल है हम इस बहस में पड़ते नहीं हैं टाइम की। मैंने आपको जो अपनी मिसालें देनी थी कि टाइम एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, आपने माना, आपने नहीं माना, लेकिन मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया। अच्छा, मैं देखिए इसी चीज को अगर थोड़ा सा मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आऊंगा, लेकिन इस हुँ, वक्त मैं अगर 41 साल का हूं तो ये एक एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है क्या? इट्स अ मैं रियलिटी मैं बट किसी और डायमेंशन में 20 साल का हो सकता हूँ, या मैं किसी हुँ, और डायमेंशन में 60 या 80 साल का हो सकता हूँ इस राइट नाउ। नहीं, मैं आपको इसका आसान-सा जवाब दे देता हूँ कि अगर आप आज मैं वो आपको फ्री फॉलिंग का बताने लगा था, लेकिन फिर आपने मेरी बात को वो अपने सवालों पे आ गए। फ्री फॉलिंग एक कॉन्सेप्ट है कि बाज़ औक़ात जब बारिश हो रही होती है, तो एक एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद जो बारिश के कतरे हैं, वो हवा में साकित हो जाते हैं। कभी ये आपने पढ़ा ही होगा फ्री फॉलिंग का कॉन्सेप्ट कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बाज़ औक़ात हमें लगता है कि नमी हमारे हाथों पे आ रही है, तो वो हवा में साकित हो जाते हैं एक ख़ास वेलोसिटी को अचीव करने के बाद। जब वो फॉल हो रहे होते हैं, एक वेलोसिटी एक उनको इनर्शिया मिलता है जिसके बाद वो फ्री फॉल हो जाते हैं। आप वैसे पढ़ लीजिएगा फ्री फॉलिंग का आपको पता चल जाएगा। सो व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू से कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड अपनी कर लें, तो आप इस टाइम फैब्रिक से ही बाहर निकल जाते हैं। ये साइंटिफिक नहीं, कॉन्सेप्ट है और इंटरस्टेलर मैं अली इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ। आई रियली नीड योर हेल्प हुँ, कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर लें, जो कि हुँ, इंजीनियरिंग की लिहाज से इस वक्त इम्पॉसिबल है, हम हुँ, अगर 1,86,000 मील की रफ्तार हासिल कर लें हुँ, तो हमें सूरज तक पहुंचने में 7 मिनट लगेंगे, करेक्ट? ठीक। क्योंकि सूरज हमसे 7 शमसी मिनट के फासले पर है। हुँ, हमें ये मिल्की वे गैलेक्सी क्रॉस करने में 1 लाख साल लगेंगे, ठीक है? ठीक। हमें ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पाटने में 93 बिलियन साल दरकार होंगे। आप हुँ, मुझे ये कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट अटेन करने के बाद आप स्पेस टाइम फैब्रिक से ही बाहर निकल जाते हैं? देखिए, अब इस पे और आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट अगर आप अटेन कर लेते हैं, हम्म। तो लेट्स सपोज़ हम अभी नहीं जाते हैं सूरज से या गैलेक्सीज़ में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ़ दुनिया की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर लेते हैं, तो दुनिया के लोगों में और आपके लोगों में टाइम स्पेस में कितना फ़र्क आएगा? आएगा कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं आपका सवाल बिलफ़र्ज़ आप समझा। ये दुनिया का चक्कर कितनी देर में काट लेंगे? बस अब हम 1 सेकंड में क्या कहते हैं कई दफा और लगा और लेंगे। अगर आपकी रोटेशन दुनिया के सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ यानी कि जिस तरह से वो रोटेट कर रही है उसके मुताबिकत में हो जाए, तो आपके ख़्याल में फिर आपका टाइम और ये फ्रेम आगे नहीं जाएगा। आप उसी तरह ऐज होंगे जिस तरह आम तरीके से ऐज हो नहीं, रहे हैं। उससे 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 हम आपने कहा कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर लेंगे तो आप फ़र्ज़ किया स्पेस टाइम फैब्रिक से बाहर निकल जाएंगे। फ़र्ज़ किया क्या हाँ, क्या सर, क्या आप लेकिन कुछ तो अव्वल चीट जिस होगा ना जिस वैसे भी। इम्कान को आप डिस्कस कर रहे हैं वो इम्कान बईदज़ इम्कान इसलिए है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये स्पीड ऑफ लाइट अटेन करके अगर ये करने में कामयाब होती है किसी इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू के नतीजे में, तो ये इस तरह कोहेरेंट नहीं रहेगी, ये फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है? लेट इट तो से उस कि फोटॉन्स के कन्वर्शन में मतलब ये है कि मैं एनिहिलेट हो जाऊंगा, मैं एज़ अ जिस्म एग्ज़िस्ट ही नहीं करूँगा, मेरी डेथ हो जाएगी।
ठीक है, अगर आप लाहौर में बैठकर जमीन में गड्ढा खोदें और आप अमेरिका आने की कोशिश करें, तो आप जमीन के सेंटर में ग्रेविटी का पुल इतना ज्यादा होगा कि वो आपको वहीं के ऊपर क्या कहते हैं पुल अपार्ट कर देगा। द थिंग इज आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि स्पीड ऑफ लाइट अटेन करने से स्पेस टाइम फैब्रिक से पार जाया जा सकता है। मैं हम्म। इस बात को साइंटिफिकली समझने से कासिर हूं कि स्पीड ऑफ लाइट अटेन करने से स्पेस टाइम फैब्रिक के पार कैसे जाया जा सकता है। पहली बार, यानी अगर आप 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार अटेन कर लें, तो आप 93 बिलियन लाइट ईयर्स के अक्रॉस जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसको आप स्पेस टाइम फैब्रिक के पास उसको पाट सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। और इन सारी बातों का अली आसिफ इस बात से क्या ताल्लुक है कि खालिक कायनात ने इस कायनात को अदम से वजूद कैसे बख्शा। अच्छा, चलें मैं अब टाइम से हट के बात करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपके ख़्याल में जब आप ये यहाँ से दुनिया से यानी कि इस अली, मेरा गैलेक्सी से सवाल आपको जाते हो। अच्छा नहीं लगता? नहीं, नहीं, आज मैं आपके सवाल के आपका सवाल मतलब आपका जवाब ही इससे जुड़ा हुआ है। एक्चुअली आपका जवाब इससे जुड़ा हुआ है। ओके। आपके ये जो गैलेक्सीज़ हैं, ये किन चीज़ों का मजमूआ है? साइंस ने इतना तो जवाब तो दिया ही है। आपके ख़्याल में ये जो गैलेक्सीज़ हैं, ये दूसरे मटीरियल्स हैं या इस स्पेस से बाहर ये जो चीज़ें हैं, ये हाइड्रोजन, किस चीज़ हीलियम एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये इसको एंटी मैटर कहते हैं। अगर आप पढ़ लें तो मेरा ख़्याल है पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंटी मैटर है। गैलेक्सीज एंटी मैटर एंटी मैटर से बनी है? यस, एंटी मैटर है। इनमें बहुत सारी एंटी मैटर हैं। किस आप बताएँ ना मैं किन-किन मैं मैं चीज़ों का मैं वाकई मजमूआ है? नहीं समझ। आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो गैलेक्सीज हैं वो एंटी मैटर से बनी हैं? यस, दे आर मतलब बहुत सारी इनमें जो गैलेक्सीज़ हैं इसका एंटी सबसे ज़्यादा मैटर मज क्या होता है अली अली भाई? देखिए एंटी मैटर जो है वो बिल्कुल ही मैटर के ऑपोज़िट एक एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा रेडिएशन या फ्यूज़न के नतीजे में बनता है एंटी मैटर। अब मेरा ख़्याल है शायद दुनिया में भी तजर्बे हो रहे हैं एंटी मैटर बनाने के। नहीं, तजर्बे अभी कामयाब मेरा भी हो चुके हैं, लेकिन लेकिन आप एंटी मैटर का स्पिन और मैग्नीट्यूड को समय आप एंटी मैटर क्या होता है, और एंटी मैटर का खालिक कायनात की जो तख्लीक कायनात से हुँ। क्या ताल्लुक है अली भाई? मीन्स टू से मीन्स टू से वैसे तो कुरान अब मसला ये है कि मैं अभी इसके ऊपर मज़हब को डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि देखिए मज़हब बहुत ज़्यादा बिलीफ्स में आता है। अगर मज़हब से इसका सहारा लेंगे तो आप फिर वही बिलीफ की बात आएँगी कि इसमें ये इस तरह के लोग क्यों पैदा होते हैं, अल्लाह ने कुरान में ये क्या कह दिया, ये नहीं क्या सर, कह दिया। हम सिर्फ आप रसाइल पे चलेंगे। अली भाई आप कह रहे थे कि आप मजहब का सहारा नहीं लेना चाहते, लेकिन आपने मुझे बताया कि ऑमनीसिएंट गॉड होता है, वो उसने अपने हाथों से आदम को भी बनाया। हुँ, हुँ। तो इसका मतलब नहीं यह है कि आपकी जो खालिक के कायनात की अंडरस्टैंडिंग है वो बहरहाल मजहबी है। तो वही जो मजहबी खुदा है, ठीक है, मैं खुद आपके खुदा पर ईमान लाना चाहता हूँ। मैं दोजख हुँ, जो कि आप हमें बताते हैं उससे बचना चाहता हूँ। किसको शौक होता है कि वो जाकर ठीक है, लेकिन मैं सच में समझता हूँ कि ये देवमाला है। तो मेरी इस हमाकत को कम करने के लिए मुझे समझाएं अली भाई कि जो आपके अल्लाह ताला थे, जो कि आपके मजहबी अल्लाह ताला थे, उन्होंने इस कायनात को कैसे बनाया? देखिए जो हमें मज़हब बताता है ठीक है, वो मज़हब ये है मज़हब में इसका कुरान में इतना सा ज़िक्र है कि ये सारे यानी ये एक एक प्लैनेट था, एक वो मास था एनर्जी का जो आपस में गुदा हुआ था। देन फिर उससे अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया और उससे ये सारी प्लानेटरी चीज़ें और ये हुक्म दिया गैलेक्सीज़ मतलब वगैरह हुक्म दिया अल्लाह यानी कि बन जाओ। मेबी देखें अभी दे मतलब वी हम एज़ अ रिलीजियस पर्सन और इवन जो हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, क्लेरिक्स हैं, वो इसको येट टू बी आइडेंटिफाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के अंदर डिबेट्स के अंदर जो अपने फ़िक़ही नहीं, मसले हैं नहीं, मैं उनमें आपसे ज़बान का नाम नहीं पूछूँगा कि उन्होंने अरबी में हुक्म दिया, उर्दू में हुक्म दिया, इब्रानी में हुक्म दिया। अच्छा वो मैं मैटर नहीं आपसे करता। मैं एक शख्स जो है, ये तो कोई जादू लग रहा है ना, जादूगर होता है कि ए कायनात तुम बन जाओ। सिर्फ ये हुँ, यानी हुँ, आपके आपका जो अल्लाह ताला है उसने मुँह से कुछ शब्द निकाले, कुछ हुँ, अल्फाज बोले, उसके नतीजे में जो एक बगैर किसी फिज़िकल फिनोमेनन के जो एक वैक्यूम में एग्ज़िस्ट करने वाली एंटिटी है, उसके एक मुँह से, जो कि उसका मुँह है भी नहीं, और वो लैंग्वेज जो कि उसकी लैंग्वेज है भी नहीं,
तो उसके नतीजे में कायनात बन गई। अच्छा, सर सॉरी, मैं आप पहले दिस अपनी एक चीज। साउंड्स लाइक अ फेरी टेल, अली आसिफ, इट अच्छा, डजंट मेक अच्छा, अच्छा, एनी सेंस। अच्छा। अब एसपी, सॉरी, मैं अपनी पहले एक चीज थोड़ी सी वो क्लैरिफाई करना चाहूंगा। गैलेक्सीज एक्चुअली डार्क मैटर की बनी होती है, मैंने वो एंटी मैटर कह दिया, इट इज एक्चुअली नहीं नहीं डार्क सर, मैटर। मैं नहीं नहीं मैं आपको मजीद क्लैरिफाई करता हूं कि इस कायनात के अंदर जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब नॉर्मल मैटर से बने हुए हैं। और वो इस कायनात का नोन 4% है। 70% डार्क एनर्जी है और 26% डार्क मैटर है, जिसकी माहियत को हम अभी तक कॉम्प्रिहेंड करने के काबिल नहीं हो सके हैं। अली भाई, ये मेरी जो एस्ट्रोनॉमी है, जो कि मैंने डैना बैकमैन और माइकल सीट्स की फाउंडेशन ऑफ आप एस्ट्रोनॉमी बिल्कुल देखी ठीक कह रहे है, हैं। उसके आप मुताबिक बिल्कुल ये है। अब बिल्कुल। हम निटी ग्रिटी में नहीं जाते, क्योंकि मुझे आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं सर, मुझे पता है कि मैं आई एम रिपीटिंग, आई एम अगेन ऑलवेज रिपीटिंग। ये जो बुनियादी नुक्ता है कि आपका जो मजहबी खालिक कायनात है, वो अपने मुंह से कुछ शब्द बोलता है, कुछ अल्फाज बोलता है, और कायनात बन जाती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल टू योर चिल्ड्रन। इट्स लाइक, ये तो सिंड्रेला हो गया ना, कि वो आई, उसने छड़ी घुमाई, आपके कपड़े तब्दील हो गए। ये दिस डजंट मेक एनी सेंस टू मी, अच्छा, एटलीस्ट टू मी, अच्छा। टू मी। अब मेरा ख्याल है कि देखिए, मैं आपको पहले ये कह रहा था कि हम मजहबी इससे जरा निकल जाए, मतलब मेरा खुदा क्या कहता है इससे थोड़ा सा निकले। मैं पहले भी आपको कहा है कि हम इस चीज पे तो पहले आए कि क्या कोई ओमनीपोटेंस हो सकती है या नहीं हो सकती इसको बनाने के लिए। पहले ये डिफाइन कर लेना, क्योंकि मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं मजहब की बात करूंगा, एम्पिरिसिज्म को और इन चीजों को छोड़ के, तो आप वही करेंगे कि इसमें ये भी है कि वो कहता है कि मैं, देखिए, आपने पूछा कि मजहब में इसके बारे में क्या लिखा, तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि मजहब ये कहता है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप इसको यकीन करें। आपने मुझसे पूछा कि मेरा मजहब क्या कहता है, मेरी ठीक है। स्क्रिप्चर क्या कहती है। स्क्रिप्चर का बताया। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि इसको यकीन करें, ना ही ये फेरी टेल कि आप अपने बच्चों को बताएं। हाँ, ये फेरी टेल मैं अपने बच्चों को बताऊंगा क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ। आपके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन हम बात करते हैं उसकी, मैं वही डार्क मैटर की बात कर रहा हूँ जो आपने कहा ना कि अल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ताला ने कि ये सारी चीजें कैसे क्रिएट की, तो वो डार्क मैटर, वो सारी चीजें जो एनर्जी का सोर्स थी, वो मटेरियल था, और उस मटेरियल को अल्लाह ताला ने अपनी सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में लेके आए। अब बात कर लेते हैं डार्क इसकी मैटर कि को कैसे। अल्लाह ताला अपने सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में लेकर आए। मतलब जो भी यानी उन्होंने अल्लाह मियाँ तख्लीक का एक करना था। फिजिकल दिमाग है, जिसके अंदर सब देखिए ना, कॉन्शियस भी है, देखिए ना, कॉन्शियस भी देखिए ना। है, और डार्क हम्म मैटर सब कॉन्शियस से ट्रेवल करता हुआ। अली, मैं सच में आपको 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 अंदाजा नहीं है कि आप इस वक्त 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों के नुमाइंदा हैं, और नहीं, उसके नहीं, मैं अलावा नहीं। मैं इस वक्त राइट नाउ, आप उसके अलावा जितनी भी रिलीजियस थॉट है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, आप उसके भी नुमाइंदा हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि वो डार्क मैटर जो कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 26% है, जो कि आपको मुल्हिद साइंसदानों ने बताया है, उसको आप अपने मजहबी खुदा के सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में ट्रेवल करवा रहे हैं। मैं मुझे मुझे ये सच में समझने से ना बहुत घबराहट हो रही है कि आप क्या कह रहे हैं। आई 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 टोटली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, आई ऑनेस्टली। मैं आपसे ना सर सादा तरीन अल्फाज में, अली भाई, ये पूछ रहा हूं कि आपके मजहबी खुदा ने, ठीक है, आपके मस्जिद पे आप ईमान रखते हैं, उसने इस कायनात को, जिसके अंदर डार्क मैटर भी है, डार्क एनर्जी भी है, और ऑब्जर्वेबल मैटर भी है, उसने इस कायनात को अदम से कैसे वजूद बख्शा। ये मेरा उक्दा हल कर दें, बाकिया मैं सारी बातें आपकी मान लूंगा। अच्छा, चलें। अब ये सवाल का जवाब, थोड़ी देर के लिए रहते हैं इस सवाल के जवाब को। मेरे कुछ सवालों के जवाब अब चाहिए। अभी आपने सिर्फ मुझसे सवाल पूछे और मैंने अपनी सोच फहम के मुताबिक आपको जवाब चले दिए। ठीक है, मैं ठीक अब है, ठीक अब आपकी बारी है कि मेरे कुछ सवाल है, हैं मैं जिनके आप हाजिर सर, जवाब दें, फिर मैं मैं इसके हाजिर। ऊपर एंड पे आएंगे। इसके ठीक है। ऊपर कि क्या मुझे अभी तक ये समझ आई कि कैसे किया क्रिएट या नहीं। इसके ऊपर एंड पे आएंगे। अब बात आते हैं कि आपके ख्याल में ये गैलेक्सीज कैसे बनी है सारी, और कैसे बन रही हैं, ये जो एवर एक्सपेंडिंग गैलेक्सीज हैं ये कैसे बनती जा रही हैं। सर, मेरा ख्याल नहीं है, हमें चलें। एस्ट्रोनॉमी जो है, हमें जो हम्म कॉस्मोलॉजी है,
वो हुँ। एग्जैक्टली बताती है कि गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स किस तरह वजूद में आते हैं। ठीक है, गैसेस और डस्ट जो है किस तरह से कोएलेस करती हैं और उसके बाद वो आपस में कैसे एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती हैं, जिसके अंदर ब्लैक होल्स होते हैं, जिसके अंदर स्टार्स होते हैं, उन स्टार्स के प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। इस सारे गैलेक्सीज के वजूद में आने का, इन सारी गैलेक्सीज के वजूद में आने के एग्जैक्ट मैकेनिज्म का, इस कायनात की तख्लीक और उस कायनात की एक मजहबी खुदा के साथ तख्लीक से क्या ताल्लुक है? अच्छा, मज़हबी खुदा से निकलते हैं। अभी आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया कोहेरेंट, को मतलब बहुत कोहेरेंट कहते हैं कि एक बिल्कुल परफेक्ट किस्म का एक अमेलगमेशन या एक मिक्सचर जिनसे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा परफेक्ट कैसे होती हैं सर, वैसे? अभी तो कैसे आप 2 कह रहे थे, अभी तो आप कह रहे एज थे कि इतनी परफेक्शन है कि जी की वैल्यू जरा सी ऊपर नीचे हो तो अर्थ में तूफान आ जाएगा, इतना एग्जैक्ट डीएनए का स्ट्रक्चर मैं तो है। अभी भी अभी वही तो कह आप रहा हूँ। एग्जैक्ट अभी तो अभी आप उसी परफेक्शन पर एतराज कर रहे हैं कि उसी कोहेरेंट स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल मैं है। तो आपसे मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, जनरली बता रहा इतराज़ था नहीं कि कर रहा। मैं आपको जनरली बता रहा था कि एक गैलेक्सी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक गैलेक्सी जनरली किस तरह से वजूद में आती है। लेकिन गैलेक्सी के वजूद में आने का उस सवाल से क्या ताल्लुक है जिसको आपने दौरान डिस्कशन फ्रीज करवा दिया था सेमेस्टर की तरह, कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कैसे बनाया। चलते गैलेक्सी हैं ना के, वहाँ पे, लेकिन ठीक है सर, छोटे-छोटे स्टेप से। मेरे पास 4 मिनट का, मेरे पास आज के लिए 4 मिनट है, मुझे सुबह ऑफिस जाना है एंड आई हैव टू गो थ्रू मल्टीपल थिंग्स, अदरवाइज हम इस डिस्कशन को फिर आगे ले जाएंगे। हाँ, इसको मेरा ख़्याल है फिर आगे कंटिन्यू कर लें, क्योंकि हाँ। इसमें अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप देखें, इसका जो है ना अभी साइंटिफिकली येट टू बी प्रूवन, क्योंकि साइंटिफिकली गॉड एक्जिस्टेंस के ऊपर मसला है। और जहाँ तक अब बात आ जाती है रैशनैल वालों से, बात यानी कि जो लोग रैशनैल को मानते हैं वो मज़हब के ऊपर मत, यानी आपने मुझसे पूछा कि अल्लाह ने कैसे क्रिएट किया, तो मैंने आपको मज़हब से बताया कि हमें हमारा स्क्रिप्चर ये कहता है, हम्म। ठीक है? स्क्रिप्चर होता है बिलीफ, ठीक है? हम्म। अब बिलीफ को रैशनली प्रूव नहीं किया जाता। अब जब रैशनली प्रूव करना है, तो उसके लिए फिर हमें और बहुत सारी चीज़ों को या और बहुत सारे एविडेंस को देखना पड़ेगा। ईदर ईदर वे कि ये सारी चीज़ें यानी एक्यूमुलेट आप होती ये हैं। तस्लीम कर रहे हैं कि इस्लामिक या किसी भी रिलीजियस बिलीफ को रैशनली प्रूव नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूँ। अच्छा, रिलीजियस की बहुत सारी चीज़ें रैशनली प्रूव होती हैं, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिकली चीज़ें हैं कि कैसे क्रिएशन हुई ये चीज़ें। साइंस अभी इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करने के मतलब अभी कर रही है, चल रही है, और आप वसअत कर में चुके चल हैं, रही है। और आप कर चुके हैं। साइंस अभी देखिए, इनको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर मैं रही है और मैं आप कर मैं बड़ी चुके हैं। आसान मैं बड़े बड़े आसानी से मैं इसका बहुत आसान सा जवाब देता हूँ, क्योंकि टाइम कम है इसलिए इसका आसान से जवाब देता हूँ। हमारे पास वो एक हाइपोथेसिस है जो हमें रिलीजन ने बता दी है, अभी हमें खुद को वो समझनी है। प्रूफ करने की मैं बात नहीं कर रहा। ये बिल्कुल वही वाली इस सारी चीज़ों को वही एंड पे मैं वहीं पे अच्छा, लेके जा रहा हूँ। वैसे वैसे चले ठीक है, अभी हमने इसको मैं समझना है। वही मेरी मेरी बात पूरी हो लेने देना हजूर वैसे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह ताला के महबूब थे, जो कि हुँ। इस दुनिया के अफजल तरीन इंसान थे, उनको पता था कि ये कायनात कैसे तख्लीक हुई है? अच्छा, इसके ऊपर बाद में आएँगे। मुझे एटलीस्ट मेरा मौक़िफ़ पूरा कर लेने देना। मैं फिर इस आपका ये सवाल भी एड्रेस करूँगा, कायनात कैसे ओके। तख्लीक हुई है क्या? उस पे ही चलेंगे। देखें, मैं फिर अपनी बात पहले एंड एक वाली बात एंड कर लूँ कि देखें, 18वीं सदी या 17वीं सदी से पहले हमें भी नहीं पता था कि यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद ये सारी खुराफातें पैदा हुई ना कि इंसान यूनिसेलुलर था, फिर मल्टीसेलुलर, ये खुराफात उसे है? यूनिसे ये आप थ्योरी जी? ऑफ एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते हैं? इसके ऊपर बाद में बहस करेंगे ना, थ्योरी ऑफ नहीं नहीं, आप थ्योरी एवोल्यूशन ऑफ तो है, आप एवोल्यूशन तो यूनिसेलुलर है। से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो एक इर्तका का सफर है, उसे आप खुराफात कह रहे हैं? एक्चुअली इसमें बहुत सारी खुराफात हैं, इसमें बहुत सारी गैप्स हैं जो नहीं मिलते। ठीक है? एवोल्यूशन तो ज़रूर है, एवोल्यूशन पे बिलीव करता हूँ। मतलब बट अल्लाह थ्योरी ताला ने ऑफ एवोल मट्टी अपने हाथों से आदम को बनाया, ये आपके नजदीक बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा लेकिन ठहरें, जो एक चलें। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो खुराफ यार। मैं कह रहा हूँ उसमें गैप्स हैं। आई डिड नॉट से कि आई डू नॉट बिलीव इन जो एवोल्यूशन, जो मैंने जो आपको फिर कहा साइंटिफिक है। कम्युनिटी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुरुस्त समझती है, वो खुराफात को दुरुस्त समझती है। फिर वही बात है, जब आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बात करेंगे तो फिर उस पे गैप्स पे भी बात होगी एवोल्यूशन के। अब हम्म। जैसे आप बड़ा ज़िक्र करते हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि इंसान की जो इस दुनिया में वजूद है वो 80 बिलियन साल यानी कि 80 बिलियन ईयर्स का है।
वो ऐसा तो है कितने? ही नहीं कि नहीं 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 सर, अस्सी मैंने अस्सी कभी मिलियन नहीं कहा। साल का, एटी नहीं एटी नहीं सर, एटी 8 करोड़ मिलियन ईयर। साल पहले इंसान का कोई वजूद नहीं था सर। जी, हमारे और चिंपैंजीज के यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स हैं, वो 60 लाख साल पहले इस जमीन के ऊपर 60 मिलियन समथिंग, हाँ 60 मिलियन कुछ इस नहीं तरह सर, से था। 60 मिलियन 6 करोड़ साल होता है। 6 मिलियन 60 लाख साल होता है। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 6 करोड़ साल पहले डायनासोर्स मादूम हुए थे। ठीक है, आई 60 लाख। आई जी हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट नेanderthals, जो इंसान इंसान के पहले प्रेडेटर, नींडरटल्स तो 40,000 साल पहले थे सर, यूरोप में मतलब लड़ाई हुई इंसान के थी। प्रीडिसेसर्स, जब होमोसेपियन से पहले जो यानी कि होमोसेपियन की होमोसेपियंस क्लासिफिकेशन 2.5 लाख साल से हैं जमीन पर। मैं अर्ज वही कह रहा हूँ ना, होमोसेपियन 2.5 लाख साल से हैं। जो इंसान है, जो इंटेलिजेंट बीइंग है, उससे पहले नेanderthals से वो, आई डू बिलीव दिस थ्योरी, लेकिन मसला ये है कि इसमें भी एक गैप है। वो उनके तो यानी कि जो वो ये जो जितने होमोसेपियंस और नींडरटल्स से इनसे पहले थे हजरत आदम, जिनको अल्लाह ताला ने हाथों से बनाया। हजूर, इस पे बाद में मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप मेरी बात ही नहीं काट, आप बीच में अपना नहीं सवाल लगा नहीं, देते हैं तो। आप ओके ओके ओके, मैं आप आप अपना सवाल लगा बल्कि देते हैं आप तो। ऐसा करें कि मैं अपनी तमाम गुस्ताखियों की माजरत करता हूं, और आप अपनी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दें, जिसके दरमियान मैं आपको इतना सा भी नहीं टोकूंगा। प्लीज स्टार्ट करें आप आज की जितनी गुफ्तगू, उसको सम अप करें अपनी तरफ से, और फिर हम उसी सम अप से अगली गुफ्तगू करेंगे। दैट्स हम इट। अब, हाँ, अपनी अगली गुफ्तगू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी ये बात हुई है ना, मैंने इसको खुराफात कहा है, मैंने कहा इसमें गैप्स हैं, और आपने कहा है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। देखिए, मेरे मुताबिक, मैं अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट ये दूंगा, मेरे मुताबिक बहुत सारी चीजें अभी रैशनली प्रूव होना बाकी हैं। मजहब बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम पे यकीन करता है, लेकिन क्योंकि साइंस में खुद इतने गैप हैं, साइंस खुद बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं दे पाती, बहुत सारी चीजों का, तो इसलिए हम ये हतमी हल निकाल नहीं सकते कि जो ऑर्डर साइंस बताती है, क्योंकि जो भी एक लॉ या जो भी एक चीज वो प्रूव करती है, वो कुछ साल बाद वैसे ही मतलब यानी कि उसके ऊपर दोबारा चैलेंज हो जाता है, वो और ज्यादा इवॉल्व हो जाता है। तो साइंस ने चिपटा भी कहा है, जमीन को गोल भी कहा है, और अभी भी बदल रही है। ठीक है, तो साइंस इवॉल्व करती जा रही है। फिर वही बात है, मेरा कंक्लूडिंग, कि 18वीं सदी से पहले जो है वो बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करता था, या ये यूनिसेलुलर एग्जिस्ट नहीं करते थे। हमें पता नहीं था। 18 हमें पता नहीं था, हम्म। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया कि हमें पता नहीं था। वो एग्जिस्ट तो शुरू से करते थे, हमने ही कहा है ना, साइंस ने कहा है कि हम यूनि से मल्टी में बने हैं। ठीक है, ये साइंस की सोच है। चलें, मुझे मैं इसी उसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट से हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपकी गुफ्तगू को अल्लामा इकबाल के इस शेर में समअप करता हूं कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, तू इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। तो मुझे लगता है कि हम जो हैं वो इश्क पे अमाल की बुनियाद रखें। उसी तनकीद में पड़े हुए हैं, और आप जो हैं इश्क के जरिए उस मंजिल को पा चुके हैं। और मैं अली भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ कुछ 3-4 पॉडकास्ट कीजिएगा, ताकि मैं भी आपकी मंजिल तक पहुंच सकूं। डेफिनेटली। मुझे कोई शौक नहीं है दोजख में जलने का। लेकिन मैं सच में जो आपने बातें की, मैं आज की वीडियो रिवाइंड करके देखूंगा। मैं वैसे कभी अपनी कोई भी डिस्कशन में दोबारा नहीं देखता होता हूं, लेकिन मैं आज की गुफ्तगू जरूर देखूंगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे नुकात ऐसे थे जो मेरे सर के ऊपर से गुजर गए, जो मुझे समझ नहीं आए। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर मेरी इंटरप्शन आपको कहीं बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ हेल्दी एंड इंटेलिजेंट एंड नहीं डिस्कशन। नहीं नहीं नहीं, और मैं बिल्कुल आपका बिल्कुल। जो एहतराम है उसको, और हम आइडियाज डिस्कस कर रहे थे, मैं आपकी शख्सी मुखालफत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। और हम दोबारा इसी सिलसिले को अगली किसी नशिस्त पे जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच अली। बिल्कुल, आई विल बी वेटिंग फॉर द हमारी नेक्स्ट यू डिबेट आर इंशाल्लाह। लव, आप एक बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। थैंक यू सो नहीं, मच। आई इंशाल्लाह आई आई रियली विल बी विश कि वेटिंग सारे फॉर द नेक्स्ट मुसलमान डिबेट। आप जैसे हो जाए। टेक केयर, हम्म। टेक केयर, टेक केयर, ठीक है, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।